नेक्स्ट चैप्टर जो हमें डिस्कस करना है वो है ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। उसमें हमने देखा था कि कैसे हम कनेक्शन कर रहे थे सर्किट का, कैसे हम जो टर्मिनल कॉमन है उसको कॉमन कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे कनेक्शन किया था वो सब हमने देखा। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। बायसिंग का मतलब होता है कि हम एक एक्सटर्नल सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ रहा है। तो जब भी हमें ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना होता है तो हमें पता है कि हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में वर्क कराएंगे। जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे, वी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी इनपुट और आउटपुट की, वहाँ पर जो एक्टिव रीजन होगा, जो हमें मिड पॉइंट निकल के आ रहा था, जो हमारा हमने तीन रीजन्स डिफाइन किए थे, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। तो उन तीनों रीजन में से जो हमारा एक्टिव रीजन है उसमें ही ट्रांजिस्टर हमारा एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। तो हम बायसिंग करेंगे ट्रांजिस्टर का, एक्सटर्नल सप्लाई अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डीसी लोड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। जो भी हमारा इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकला है उसमें हम डीसी लोड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे कि हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमारा किस रीजन में शिफ्ट हो रहा है। ऑपरेटिंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है, सैचुरेशन रीजन में हो सकता है, कट ऑफ रीजन में हो सकता है, या फिर एक्टिव रीजन में हो सकता है। लेकिन हमें अगर अपने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर वर्क कराना है तो जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक्टिव रीजन में होना चाहिए। और वो एक्टिव रीजन में कैसे रहेगा उसके लिए हम देखेंगे। ट्रांजिस्टर को इन एक्टिव रीजन में वर्क कराएंगे तो ट्रांजिस्टर हमारा एज एन एम्पलीफायर वर्क करेगा। उस केस में हमारा जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था, एज एन एम्पलीफायर वर्क करने के लिए यहाँ पर हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करेंगे। और ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ किया था, और मोस्टली हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए कंडक्शन बहुत अच्छे से पॉसिबल होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। एज एन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को वर्क कराने के लिए यहाँ पर भी हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ करके जो हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था उसका यूज़ करेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था उसका यूज़ करके हम लोग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क कराएंगे। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम एज एन कॉमन एमिटर मोड में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर लिया, उसके एमिटर टर्मिनल को हमने कॉमन कर दिया है। अब हम उसकी बायसिंग करेंगे। बायसिंग करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास ये जो टर्मिनल है ये एमिटर है, ये बेस है एंड ये कलेक्टर है। तो हमें पता होता है कि एमिटर टर्मिनल, एमिटर बेस जंक्शन जो होता है हमारा वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जब ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, आपको एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करना है। तो इसको फॉरवर्ड बायस में करने के लिए आप इस टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कीजिए और इस टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कीजिए। तो ये आपका एमिटर जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। इस बैटरी को आप नाम दे सकते हैं वीबीबी। नाउ कलेक्टर जंक्शन जो होना चाहिए वो रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, इस एन टर्मिनल को, एन लेयर को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें। तो ये हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा। इस बैटरी को हम नाम देते हैं VCC। और ये हमने इनपुट सप्लाई अप्लाई किया हुआ है। हम इनपुट पे, एम्पलीफायर का मतलब है कि हम इनपुट पर कुछ सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट पे हमें सिग्नल एम्पलीफाइड होकर के मिले। तो यहाँ पर आउटपुट के लिए एक रेजिस्टेंस या फिर कुछ लोड कनेक्ट करना पड़ेगा जिसके क्रॉस हम अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ये लोड रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस हम अपने आउटपुट को मेज़र करेंगे कि कितना आउटपुट हमें मिल रहा है इनपुट के अकॉर्डिंग। ये आपका इनपुट साइड है, ये आपका आउटपुट साइड है। तो यहाँ पर आपने जो इनपुट अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिले। तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो सर्किट डायग्राम बन गया है वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बन गया है। यहाँ पे आपने एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया हुआ है VS, आपको आउटपुट में कुछ सिग्नल मिलेगा इनपुट के अकॉर्डिंग। एम्पलीफायर का काम है सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करके देना। अगर सपोज़ आपने यहाँ पर कोई साइन वेव अप्लाई किया, इनपुट में कोई आपने साइन वेव अप्लाई किया, तो आउटपुट में आपको एम्पलीफाइड होकर के सिग्नल मिलना चाहिए। तो जो आपको आउटपुट में सिग्नल मिलेगा वो उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा करके मिलेगा, कुछ ऐसा। तो ये आपका आउटपुट सिग्नल हो गया। आपने इनपुट सिग्नल बहुत ही वीक अप्लाई किया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिग्नल का लेवल है वो अब एम्पलीफाइड हो चुका है। अगर आप इसको बोल रहे हैं कि
5 वोल्ट के आसपास आपने अप्लाई किया था, तो समथिंग ये आपको दुगना दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन हो गया है। तो अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि हमें आउटपुट पे जो सिग्नल मिल रहा है वो सिग्नल हमें पूरा का पूरा साइन वेव मिले, कहीं से कुछ क्लिप्ड ना मिले। क्लिप्ड का मतलब है कि आपको कहीं से कोई भी पोर्शन या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में क्लिप नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका ये इतना पोर्शन अगर कट जाता है, ये पोर्शन अगर कट जाता है, तो जो आपका आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये देखिए, ये आपका इतना पोर्शन क्या हो गया, कट गया है। तो ये आपको कटा हुआ नहीं चाहिए, आपको पूरा प्रॉपर ऐसा ही शेप चाहिए जो साइन वेव का शेप था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट है, उस ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को हमें एक्टिव रीजन में शिफ्ट करना पड़ेगा या एक्टिव रीजन में फिक्स करना पड़ेगा। तब जा करके हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। जो क्लिपिंग हो रहा है, जो हमारा पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट कुछ ना कुछ क्लिप्ड हो जा रहा है या कट जा रहा है, वो हमारा किस लिए कट हो रहा है, क्योंकि अगर हमारा ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन में शिफ्ट हो जा रहा है, सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन में अगर शिफ्ट हो जाता है, तो हमें आउटपुट में जो साइकिल मिलती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल में कुछ ना कुछ आपका पोर्शन कट के आपको ऑब्टेन होगा। इसलिए कट के ऑब्टेन ना हो, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर का जो एक्टिव रीजन है, वो ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक्टिव रीजन में रहे, जिससे कि हमें पूरा का पूरा साइकिल मिल पाए, पॉजिटिव साइकिल भी मिल पाए, नेगेटिव साइकिल भी मिल पाए, कंप्लीट पॉजिटिव साइकिल और कंप्लीट नेगेटिव साइकिल मिल पाए, किसी भी टाइप का क्लिपिंग ना हो। जब किसी भी टाइप का क्लिपिंग नहीं रहेगा तो हमें आउटपुट में टोटल आपका कंप्लीट आउटपुट मिलेगा, एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा इनपुट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन में शिफ्ट नहीं करते हैं या फिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन में शिफ्ट करेंगे या फिक्स करेंगे तो वहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ पोर्शन कट जाएगा। जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल है, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन हमें कट के मिलेगा, तो डिस्टॉर्शन मिलेगा हमें। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा आउटपुट वोल्टेज में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन हो जाएगा। अगर ये हमारा कट जाता है इतना पोर्शन, ये अगर हमारा इतना पोर्शन कट जाता है, तो कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो डिस्टॉर्शन ना हो, डिस्टॉर्शन को हटाने के लिए, डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए हम ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन में ही रखेंगे। ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को अगर हम एक्टिव रीजन में रख रहे हैं तो हमारा आउटपुट पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल और कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी। नेक्स्ट हम डीसी लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करेंगे। उसके लिए ऑपरेटिंग पॉइंट हमने जैसे करेक्टरिस्टिक पढ़े थे, इनपुट करेक्टरिस्टिक और आउटपुट करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट निकल के आएगा वो इनपुट करेक्टरिस्टिक के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकल के आएंगे और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के लिए भी ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकल करके आएंगे। तो जो लोड लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे इनपुट में और आउटपुट में। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोड लाइन निकालने के लिए या फिर लोड लाइन के एनालिसिस करने के लिए हम इनपुट और आउटपुट दोनों साइड के एनालिसिस करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या था, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का या फिर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम नाम दे देंगे बेस रेजिस्टेंस फॉर द एनालिसिस पर्पस। ये बेस रेजिस्टेंस आर बी है। ये आपका ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपने वीक सिग्नल या फिर इनपुट सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपका सिग्नल एम्पलीफाइड हो करके यहाँ से ये आपका जो ट्रांजिस्टर है अब एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा है। जब ये इससे पास होगा तो जो वीक सिग्नल है वो एम्पलीफाइड होगा और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको आउटपुट एम्पलीफाइड होकर के मिल जाएगा। तो हम एनालिसिस करते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इनपुट ऑपरेटिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये हमारा एक लूप ये है इनपुट लूप और एक लूप ये है आउटपुट लूप। तो हम यहाँ पर केवीएल लगा के देखते हैं कि क्या हमारा इक्वेशन निकल रहा है। तो जब आप यहाँ पर केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पर जब आप केवीएल लगाएंगे तो ये आपका बैटरी लगा हुआ है वीवीबी। अभी हम डीसी लोड लाइन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा एसी सोर्स लगा हुआ है उसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। जो आपके पास केवल डीसी कंपोनेंट्स हैं वही इनेबल रहेंगे। तो ये बैटरी आपका ये जो इनपुट सोर्स है वो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, तो इसको हम लोग ज़ीरो मानेंगे। तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा। इसलिए जब हम डीसी एनालिसिस करेंगे तो उस केस में आपका ये जो एसी वाला पार्ट है, ये जो आपने अप्लाई किया हुआ है ये नहीं आएगा। तो अब देखिए, जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे इस लूप में, जब इस लूप में आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपका जो इक्वेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, इक्वेशन निकलेगा वीवीबी माइनस IBRB
माइनस ये जो आपका बेस मीटर के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी लेंगे, तो माइनस का VBE। जो रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो, जो बेस मीटर के क्रॉस ड्रॉप होगा वो, और जो बैटरी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो, तो VBB माइनस IBRB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। ये आपका इनपुट में जब आपने KVL लगाया उस केस में आपकी इक्वेशन निकल के आई है। यहाँ से अगर हम IBRB बाहर निकाल लें और उसको उधर साइड भेज दें, VBB माइनस VBE, यहाँ से हम इनपुट करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या निकल के आएगी, VBB अपॉन RB माइनस VBE अपॉन RB। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, हम इनपुट ऑपरेटिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम आप समझ गए होंगे कि जब हमने इनपुट कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया था तो जो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक था वो फॉरवर्ड बायस डायोड के सिमिलर ही था। तो जो आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉरवर्ड बायस डायोड के सिमिलर ही रहेगा, कुछ ऐसा ही। है आपका कॉमन एमिटर के केस में जो आपका इनपुट करंट है वो क्या है, बेस करंट है, और बेस करंट आप मेजर करते हैं माइक्रो एम्पियर में। जो आपका इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज आपका क्या है, VBE है, जो कि आप वोल्ट में मेजर करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम मान रहे हैं कि जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर जो हमने एज्यूम किया हुआ है, उस NPN ट्रांजिस्टर को अगर हमने माना कि वो सिलिकॉन से बना हुआ है, तो जो उसका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कुछ ऐसा होगा, 0.7 वोल्ट पर वो कट इन करेगा। ये हम कह रहे हैं कि सिलिकॉन डायोड के लिए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा इक्वेशन निकला हुआ है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक्सिस क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये जो इनपुट करंट हमारी वाई एक्सिस पे है, और ये जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ से आप देखिए कि अगर हमें यहाँ से पॉइंट निकालना है, क्योंकि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो पॉइंट्स, ऑपरेटिंग पॉइंट्स, मतलब हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए, करंट और वोल्टेज का कुछ पॉइंट चाहिए। उसके एनालिसिस करने के लिए एक बार हम y को ज़ीरो करेंगे और एक बार हम x को ज़ीरो करेंगे। एक बार जब हम x और y को ज़ीरो करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या पॉइंट निकल के आएंगे। तो सपोज़ अगर हमने बोला कि पहला केस हम मान रहे हैं कि अगर हमारा x ज़ीरो है, x ज़ीरो का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए जो आपका बेस करंट है ये हम कह रहे हैं कि y है, और जो आपका VBE है वो क्या है, x है। अगर हम x ज़ीरो कह रहे हैं, x ज़ीरो कहने का मतलब क्या है, इनपुट वोल्टेज जो VBE है वो ज़ीरो है। अगर इनपुट वोल्टेज आपका VBE ज़ीरो है तो IB क्या निकल के आएगा, VBB अपॉन RB निकल के आएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें मिल रहा है कि x पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं P1। तो यहाँ से जो आपको पॉइंट निकल के मिल रहा है वो क्या निकल के मिल रहा है, x तो आपका ज़ीरो है, y यहाँ पर क्या मिल रहा है, बेस करंट जो आपको मिल रहा है इनपुट करंट, वही तो y पॉइंट है। y आपको क्या मिल रहा है, VBB अपॉन RB। एक पॉइंट आपको ये मिल गया है P1 पॉइंट, जब आपने x को ज़ीरो किया था। सिमिलरली जब आप y को ज़ीरो करेंगे तो आपको एक पॉइंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो हम कह रहे हैं कि y ज़ीरो है, y एक्सिस ज़ीरो का मतलब क्या है कि हमारा इनपुट करंट या बेस करंट जो है वो ज़ीरो है। जब हमारा इनपुट करंट या बेस करंट ज़ीरो है तो उस केस में जो हमारा पॉइंट्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे VBB इज इक्वल टू VBE अपॉन RB। RB कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज निकल के आएगा वो VBE इज इक्वल टू VBB के इक्वल निकल के आएगा। यहाँ से हमें एक दूसरा पॉइंट मिल जाता है P2, जहाँ पर इनपुट वोल्टेज VBB के इक्वल है, हम y एक्सिस हमारा ज़ीरो है, तो यहाँ से एक पॉइंट हमें और मिल जाता है। तो जब यहाँ से हमें एक पॉइंट और मिल रहा है P1 P2, हमने एक बार x एक्सिस को ज़ीरो किया था और एक बार y एक्सिस को ज़ीरो किया। जब हमने x एक्सिस को ज़ीरो किया था तो हमें पॉइंट मिला था 0, VBB अपॉन RB। जब हमने y एक्सिस को ज़ीरो किया तो हमें पॉइंट मिला VBB, 0। तो इन पॉइंट्स को हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ ड्रॉ किया था, वहाँ पर अगर हम प्लॉट कर दें, जब हम इस ग्राफ पे उस पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा जो पहला पॉइंट हमें मिला था उसमें हमारा x एक्सिस ज़ीरो था। x एक्सिस ज़ीरो का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा x एक्सिस ज़ीरो है, यहाँ पर हमें y एक्सिस पे क्या मिला है, y पर हमें मिला है VBB अपॉन RB। तो यहाँ कहीं हमारा जो वो पॉइंट होगा, एक पॉइंट वो होगा
जो P1 पॉइंट है वो यहाँ पे लाई करेगा, P1 पॉइंट जो है वो यहाँ पर लाई करेगा, इसमें x की वैल्यू 0 है और y क्या है VBB अपॉन RB। और दूसरा पॉइंट जो हमें मिला VBB, 0 वो हमें यहाँ पर मिलेगा कहीं, मतलब कि y एक्सिस हमारा अब 0 है, x की वैल्यू हमें कुछ फाइंड आउट होकर के आई थी, तो कुछ हमें यहाँ पर आकर के हमें दूसरा पॉइंट हमें P2 मिलेगा VBB, 0। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे एक साथ, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। जब हम इन दोनों पॉइंट को P1 P2 को जोड़ रहे हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। इसीलिए, और जब हमने एनालिसिस की थी तो वहाँ पर भी देखा था कि हम एक बार x एक्सिस को 0 रख रहे हैं, एक बार y एक्सिस को 0 रख रहे हैं, मतलब कि जो हमारा इक्वेशन निकल के आया था इनपुट, जब हमने KVL अप्लाई किया था, जो हमारा इक्वेशन निकल के आया था वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। ये जो इक्वेशन है हमारा, वो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पर हमारा स्लोप जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/RB। यहाँ से जो हमारा स्लोप निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, -1/RB, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेट लाइन का आपका इक्वेशन होता है y = mx + c होता है। m क्या होता है, आपका स्लोप होता है, और स्लोप यहाँ पे हमें क्या मिला है, -1/RB, ये हमें स्लोप मिला है। c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब देखिए ये जो लाइन है, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, जब इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया तो जो लाइन आपने ड्रॉ की, इस लाइन को ही हम बोलते हैं लोड लाइन। इस लाइन को ही हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, लोड लाइन है। जो लोड लाइन ने जिस पॉइंट पर ग्राफ को कट किया है, जिस पॉइंट पर ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। ये जो हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपके लोड लाइन ने ग्राफ को कट किया है, आपके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ को कट किया है, उस पॉइंट को हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। क्यों, जिस इनपुट ऑपरेटिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो यही है, ये पॉइंट हमारा है। ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो हमारा कांस्टेंट, हम यहाँ पर एक वैल्यू रखते हैं। कांस्टेंट क्या रखते हैं, आउटपुट वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखते हैं, VCE, जो आपका कॉमन एमिटर के केस में जो आपका आउटपुट वोल्टेज है VCE, हमने एक पॉइंट पर कांस्टेंट रखा था, उस पर हमें ये आपका ग्राफ मिला था। जैसे ही हम आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो हमारा ग्राफ है वो कुछ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, जब हमने आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाया है कुछ। और जब हम आउटपुट वोल्टेज को कम करेंगे, VCE को अगर हम कम करते हैं, तो जो हमारा ग्राफ है वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कुछ VCE है, आपने घटाया, जब आप घटा रहे हैं आउटपुट वोल्टेज को तो आपका ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जब आप आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ग्राफ आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जब आप आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट भी शिफ्ट हो रहा है। अभी आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ था, अब देखिए आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पर हो गया है। एक ऑपरेटिंग पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, एक ऑपरेटिंग पॉइंट आपका यहाँ मिलेगा। अब जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट का वैल्यू है वो इस बेस रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ की वैल्यू को चेंज करके, बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके ऑपरेटिंग पॉइंट को चेंज किया जा सकता है। स्लोप जो है हमारा, ये आपका स्लोप है, ये जो स्लोप है, हमें स्लोप यहाँ से क्या मिला था, y = mx + c से हमें स्लोप क्या मिला था, -1/RB। तो ये हमारा स्लोप है -1/RB। ये था पूरा आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका ये है, उसका ऑपरेटिंग पॉइंट आपका ये हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में। अब आउटपुट ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करते हैं। आउटपुट ऑपरेटिंग पॉइंट हम कहाँ से निकालेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से निकालेंगे। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक था वो कुछ ऐसा दिखता था। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होगा आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, जो आपका सिंपल पी-एन जंक्शन डायोड होगा, उसका रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के सिमिलर होगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा वो। उसके लिए हमें जो इक्वेशन हम निकालेंगे, जैसे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की इक्वेशन निकाली थी, इनपुट साइड हमने KVL लगाया था, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में आउटपुट साइड KVL लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन निकालेंगे। तो जब हम आउटपुट साइड KVL लगाएंगे तो इक्वेशन निकलेगी VCC - ICRC - VCE = 0। यहाँ से हम लोग आउटपुट करंट निकालने के लिए हमने क्या किया, ICRC = VCC - VCE। आउटपुट करंट IC = -1/RC। RC को आप इधर लेकर के आ जाइए, VCE + VCC/RC। यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपका है ये वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है,
VCE है, तो ये क्या है आपका x है, x की वैल्यू है ये। y एक्सिस पे आपके पास क्या है, कलेक्टर करंट है या फिर आउटपुट करंट है, तो ये आपका क्या है, y एक्सिस है। ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, ये स्लोप है। स्लोप मतलब m है। हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये देखिए उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एज सिमिलर जैसे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की थी उसी के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर भी पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे और एक बार y एक्सिस को 0 करेंगे। जब हम x एक्सिस को 0 कर रहे हैं, x एक्सिस को 0 करने का मतलब क्या है कि हम जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज उसको 0 कर रहे हैं, मतलब कि VCE को 0 कर रहे हैं। जब हम आउटपुट वोल्टेज को 0 कर देंगे, यहाँ से देखिए जब आपने आउटपुट वोल्टेज को 0 किया है तो आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने आउटपुट वोल्टेज को 0 किया मतलब कि ये टर्म आपका 0 हो गया है। तो यहाँ से आपके पास जो आउटपुट करंट निकल के आएगी, ये टर्म तो आपका 0 हो गया, तो आउटपुट करंट इज इक्वल टू VCC बाई RC निकल जाएगा। तो ये वही लिखा हुआ है, IC इज इक्वल टू VCC बाई RC। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, पहला पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाएगा जहाँ पर x एक्सिस 0 है और y पर आपको VCC बाई RC मिला। नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम y एक्सिस को 0 करेंगे। y एक्सिस को 0 करने का मतलब क्या है कि हम आउटपुट करंट को 0 कर रहे हैं। आउटपुट करंट को 0 करने का मतलब क्या है, हम लोग कलेक्टर करंट IC को 0 कर रहे हैं। जब आप IC को 0 करेंगे, IC को 0 करने का मतलब क्या है कि आपने आउटपुट करंट को 0 कर दिया है, तो आपके पास क्या बचेगा, VCE अपॉन RC इज इक्वल टू VCC अपॉन RC इक्वेशन से निकल आएगा। उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट वोल्टेज जो है वो VCC के इक्वल हो जाएगा। जो आपने बाइसिंग पोटेंशियल लगाया हुआ है, जो बाइसिंग बैटरी लगाया हुआ है उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा जिसमें आपका y एक्सिस 0 रहेगा और x की वैल्यू निकलेगी आपको VCC। तो आपके पास अब दो पॉइंट्स मिल गए हैं, P1 और P2। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में ड्रॉ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में ड्रॉ करके देखेंगे कि हमें कैसा ग्राफ मिल रहा है। जब इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, पहले पॉइंट में हमने ये क्या देखा था कि हमारे पास x एक्सिस 0 था, तो x एक्सिस 0 आपको कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पर आपको x एक्सिस 0 मिल रहा है और y पर आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर कहीं आपका जो P1 पॉइंट है वो यहाँ कहीं लाई करेगा। तो ये आपका P1 पॉइंट है जहाँ पर आपका x एक्सिस 0 है और y पर आपका VCC बाई RC है। ये आपका P1 पॉइंट हो गया। वैसे ही जब आप लोग P2 पॉइंट को ड्रॉ करोगे तो P2 पॉइंट पर आपके पास क्या था, y 0 था। y 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास y 0 है। जो P2 पॉइंट है आपका यहाँ लाई करेगा, VCC 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होकर के आ रही है। फिर से ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसीलिए जो आपने इक्वेशन भी देखी होगी वो आपका जो इक्वेशन निकला था वो क्या निकला था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकला था जिसका स्लोप क्या था, माइनस का 1/RC था। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया है। ये जो आपका स्ट्रेट लाइन, इसी लाइन को हम लोग लोड लाइन कहते हैं। और जो ये लोड लाइन जिस पॉइंट पर कट करती है आपके क्वेश्चन पॉइंट को, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक ऑपरेटिंग पॉइंट निकल के आएगा और यहाँ पर एक ऑपरेटिंग पॉइंट निकल के आएगा। इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, VCEQ, मतलब कि ऑपरेटिंग पॉइंट का जो आउटपुट वोल्टेज है वो, और यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट का जो कलेक्टर करंट है वो। तो ICQ ये हो जाएगा, ये पॉइंट ICQ और ये हो जाएगा VCEQ। तो यहाँ से जो आपको ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाएगा वो VCEQ, ICQ, ये आपको मिल गया। अभी आपका ऑपरेटिंग पॉइंट IBQ पे जो हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से निकाला हुआ था, उस पॉइंट पर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट, आउटपुट ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पर है। लेकिन अब देखिए जैसे आप IB करंट, बेस करंट को बढ़ाएंगे, जब आप बेस करंट को बढ़ाएंगे तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो आप जब बेस करंट को बढ़ाएंगे तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब आप बेस करंट को घटाएंगे, जब आप यहाँ बेस करंट को घटा रहे हैं तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बेस करंट की वैल्यू को चेंज करके हम ऑपरेटिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें एक वोल्टेज और करंट की वैल्यू मिल जाएगी, इस पॉइंट पर भी हमें एक वोल्टेज और करंट की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये है कि हम बेस करंट की वैल्यू को चेंज करके ऑपरेटिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्लोप है, ये हमारा स्लोप यहाँ पे स्लोप दिखा रहा है कि स्लोप हमारा क्या है, माइनस का 1/RC है। यहाँ से हम स्लोप दिख रहा है हमें कि स्लोप क्या है हमारा, 1/RC है, नेगेटिव स्लोप है। तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके भी हमारे स्लोप को चेंज कर सकते हैं। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा स्लोप चेंज होगा, और जब स्लोप चेंज होगा तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब स्लोप अगर आपका चेंज होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हैं तो स्लोप आपका बढ़ रहा है। स्लोप जब बढ़ेगा तो आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा। जब आप स्लोप घटाएंगे, जब आपका स्लोप घटेगा
तो आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। जब आप स्लोप बढ़ाओगे, स्लोप अगर आपका ऐसे बढ़ रहा है यहाँ पर, सपोज स्लोप आपका कुछ ऐसे होगा यहाँ पर, तो जब स्लोप आपका यहाँ पर होगा, स्लोप बढ़ गया, तो आपका अब ऑपरेटिंग पॉइंट जो होगा वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। जब आप स्लोप घटाएंगे, मतलब स्लोप अगर कम हो रहा है, स्लोप जब कम होगा तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, जो लोड लाइन है आपका कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, तो आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है कुछ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि स्लोप की वैल्यू को चेंज करके भी हम ऑपरेटिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, और बेस करंट की वैल्यू को वेरी करा के भी हम ऑपरेटिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं।